वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बात करेंगे कोरोना महामारी से सुरक्षा बचाव के एहतियाती उपायों की। मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जनहित के लिए कोरोना कर्फ्यू को 17 मई की सुबह तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर, एसपी तथा सीएमएचओ से कोरोना संक्रमण की स्थितियों की समीक्षा करते हुए कमेटी मेंबर्स के सुझाव लेकर कई अहम निर्णय दिए। दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है। सबने मिलकर तय किया है कि 17 तारीख को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जनता की मदद से, जनता के स्वानुशासन के आधार पर सभी हमारे विधायक बैठे थे, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बैठे थे, जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष भी बैठे थे, सबने सहमति दी है। तो आप सब मीडिया के माध्यम से मैं विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जीवन है तो दुनिया है, जान है तो जहान है, इस कोरोना कर्फ्यू का आप क्राइसिस मैनेजमेंट की मैराथन बैठक में प्रभारी मंत्री ने केंद्र से आवंटन, केंद्रीय सहायता की स्थितियों से अवगत कराया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने राज्य सरकार की वर्तमान व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायकों और आपदा प्रबंधन समिति के सम्मानीय सदस्यों, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा नेता विजय झांझरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे व अन्य मेंबर्स के सुझाव भी लिए। कंटोनमेंट एरिया बना के गांव-गांव में जो है ना किल कोरोना अभियान से लेकर टीकाकरण अभियान से लेकर ऐसे कई प्रकार की व्यवस्थाओं के द्वारा कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से इसको कंट्रोल करने की इस महामारी को कोशिश की है, प्रयास किया है। जो फैल रहा था बहुत ज्यादा, जिसके कारण फैल रहा था कि महाराष्ट्र की सीमाओं से हम लोग लगे हुए थे, तो महाराष्ट्र में बहुत गति से आया। अभी भी महाराष्ट्र पूरे देश में मुझे लगता है 1 नंबर पे महाराष्ट्र चल रहा होगा। उसका असर हमारे छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र लगे हुए सीमावर्ती इलाकों पे हुआ बहुत। उसके कारण क्या हुआ, एक ट्रेन भी चलती थी हमारी, कहाँ से, नागपुर से, वो कोरोना को लेके यहाँ तक चली जाती थी। तो ट्रेन को भी अभी रोक दिया गया है, जिसके माध्यम से हमको थोड़ा राहत मिलेगी। आपदा प्रबंधन की बैठक में सभी ने विगत माह में कोरोना संक्रमण से हताहत परिवारों के लिए शोक सभा कर ईश्वर से शांति प्रार्थना की। तो उसके बाद मेरा लगता है मुझे पहली बार आना हुआ, तो एक तो उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि 2 मिनट के मौन के साथ करने के बाद फिर हम अपनी बात को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद कोरोना संक्रमण की भीषण परिस्थितियों पर ही केंद्रित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खास रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता, मरीजों के उपचार में आवंटन का सिस्टम सवालों में छाया रहा। रेमडेसिविर भी 1 महीने में 6000 हमारे यहाँ पे अभी आएगा छिंदवाड़ा में, पर डे 200 के हिसाब से अभी हमारे पास आ रहे हैं। ये भी इसका एलोकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया। टोटल मिला के हमको 97,000 मिलना थे मध्य प्रदेश को, अभी लगभग 1,06,000 के ऊपर हम लोग ले चुके हैं। अभी मैं छिंदवाड़ा के आपका प्रशासन को भी इतना बड़ा प्रयास किया है, आगे कलेक्टर सौरभ जी ने, इन्होंने अलग से भी प्लान करके, पर्सनल रूप से भी एफर्ट करके एक लोगों को, बड़ी कंपनी को एक बड़े मात्रा में इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। लेकिन टेक्निकल कुछ उसमें विषय है, तो उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, बेड बढ़ाने से लेके बाकी सब करने से लेके एक। लेकिन मेरा कहना है कि इसको जो है ना नीचे ही रोकना पड़ेगा। इलाज एक पार्ट है, इसको कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ये छूत की बीमारी, इसको नीचे रोकने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मुखर होकर पहली बार अपने हक की बात रखी। बात वाजिब है और गजब ये है कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को खुद यह बात कहनी पड़ी। यह तब जब छिंदवाड़ा शहर में ही आधा दर्जन पत्रकारों की मौत कोविड संक्रमण के चलते हो चुकी है। अगर छोटे से शहर छिंदवाड़ा में अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान संक्रमण का शिकार पत्रकारों की शहादत का यह आंकड़ा है, तो सोचिए संभाग, प्रदेश और देश में यह आंकड़ा कितना होगा। फिर भी कोरोना वीर कोई दूसरे ही हैं, जिन्हें 50 लाख का कवर बीमा भी हासिल है। जी सर, मेरा एक छोटा सवाल था सर। आज 15 महीना हो गए। जी 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 नहीं, सुझाव है मेरा सर।
ये हम आज 14 महीने हो गए, महामारी चल रही, पत्रकारों को भी आर्थिक सहायता आज तक कुछ नहीं मिली सर। गरीबों को राशन मिल जाता है, सरकार 1-1 हज़ार रुपये डाल देती है, लेकिन हर पत्रकार तो मजबूत नहीं है सर आर्थिक सहायता से, और घर से सारी पूर्ति कर लेगा वो। और सरकार को हमारे लिए भी, पत्रकारों के लिए कुछ सोचना चाहिए कि हमें अनाज भी निःशुल्क मिले, कुछ आर्थिक सहायता मिले। आपकी बात से सहमत हूँ। जो अभी आपने हमको सूची दी है उस पर भी मैंने सबसे पहले इसीलिए कहा, वो भी बात करेंगे जी। हर पत्रकार संपन्न नहीं है, 95% पत्रकार सामान्य मध्यम परिवार से ही आते, ऐसा मैं फील करता, चाहे वो लेखक हों पुराने, चाहे वो मतलब उसी ढंग से ही निकल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें देखते हैं, मैं एक बार CPR से बात करके और क्या हो सकता है हम लोग विचार करें जी। तो मेरा ये निवेदन था आपसे कि इस ओर ध्यान देते हुए कृपया आप उनकी सूची सार्वजनिक करवाइए, जिन इंजेक्शन को हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में दे रहे हैं, हमें पता चल सके कि कितने वो मरीज हैं जिनको इंजेक्शन मिल पा रहे हैं आसानी से। मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। कि आपने प्लान अच्छा किया है कि रोगी कल्याण समिति में ये लोग ले लेते हैं। तो जैसे हमारा हॉस्पिटल है, आपका हॉस्पिटल है, टोटल उसमें 19 लोगों को मानो इंजेक्शन लगना है, तो 19 लोगों की सूची, उनके मोबाइल नंबर पहले दें, फिर उनको जो है ना लिस्ट देंगे, तो उसी रेट पे उनको इंजेक्शन दे देंगे। फिर मेरा कहना उसमें आप पूछिए कि जो 19 लोग की सूची थी, 20 लोग की सूची थी, उनको इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा है, कि उनके नाम पे लेके कहीं दूसरी जगह तो ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा कहना इसकी भी एक सूची जारी करने की स्थिति में अगर अपन देते हैं, वैसे अभी तो अपन सरकारी लोगों को दे रहे हैं, अभी प्राइवेट लोगों को भी दे रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन कब और किस मरीज को लगाना होता है, यह जानकारी देते हुए सिम्स के डीन डॉक्टर GV राम टेके ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्लाज्मा थेरेपी तथा इस थेरेपी को छिंदवाड़ा में शुरू करने के लिए अब तक उठाए गए कदम की जानकारी दी। तो रेमडेसिविर तो सभी को मालूम है, इंजेक्शन है, वो यूज़ होता है। और ये भी एक लाइन ज़रूर ऐड करना चाहूँगा बिफोर प्लाज्मा थेरेपी, कि रेमडेसिविर जितना अपन समझते हैं कि इतना यूज़ होना चाहिए, एक्चुअली उसका यूज़ नहीं है। जो माइल्ड केसेस होते हैं उनमें उसका यूज़ नहीं है, जो बहुत सीवियर होते हैं उसका यूज़ नहीं है, जो मॉडरेट वाले केसेस होते हैं वो भी अर्ली स्टेज में उन्हीं का यूज़ होता है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं बोल दूँ तो अगर अपन 100 लोग मांग रहे हैं अपने को रेमडेसिविर, शायद 30% लोग को ही एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। एंड वो डिसीजन अक्सर वो डॉक्टर ही ले पाता है। पेशेंट अगर वो बोले कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पेशेंट को दे दो, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि रेमडेसिविर के लिए। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। सर ये प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताइए, कैसे बेहतर है रेमडेसिविर? अब प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ। रेमडेसिविर क्या करता है, वायरस को किल करता है, फाइन, ये बात है, तो ओनली मल्टीप्लाइंग वायरस में काम करता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या करेगी, जो पेशेंट, दूसरा पेशेंट जिसको ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है पहले, अब वो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है, वो एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में रहती है कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों, लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। प्रीवियसली 2 to 3 वीक्स में ज़्यादातर रहती है, 4 वीक्स तक। और 2-4 दिन में ऐसा उम्मीद तो है कि हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, आ जाएगी। एफेरेसिस की मशीन कलेक्टर साहब कह ही रहे थे कि 2-3 दिन में आ रही है। आपदा प्रबंधन की बैठक में प्रभारी मंत्री की कुछ बातों से आहत कांग्रेस नेताओं, विधायकों ने राज्य सरकार और मंत्री स्तर पर गैर जिम्मेदाराना बयानों पर सख्त ऐतराज जताया। छिंदवाड़ा में कौन किस तरह से कितनी फिक्र के साथ हर संभव प्रयास कर रहा है, यह बताने या गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस विधायकों ने ऐतराज दर्ज कराया। मैं प्रभारी मंत्री से कहना चाहूँगा, आप एक कैबिनेट मंत्री है, जिम्मेदार मंत्री है, और आपको यह बात बोलना शोभा देता नहीं है। मेरे साथी, विधायक साथी, हमारे पूरे कांग्रेस के लोग यह बात अच्छी तरह जानते, जिला छिंदवाड़ा की जनता अच्छी तरह जानती है कि कमलनाथ जी के कारण ही छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की अतिशय व्यवस्था हुई है। और चाहे वे रेमडेसिविर इंजेक्शन माननीय कमलनाथ जी व्यक्तिगत तौर पर भेज रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी फेविक्विक की गोलियां अतिरिक्त भेज के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बंटवा रहे हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर मामले कमलनाथ जी 200 दिए हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग इमोशनल राजनीति, लॉस की राजनीति हम नहीं करते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, रोज पत्रकार रोज मीडिया के माध्यम से छपा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो प्रमाणित बात कहना चाहता हूँ यहाँ के भाजपा के नेताओं से, प्रभारी मंत्री जी से, कि यदि आप प्रमाणित बात करें तो पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई कराए और हमको जवाब दे
कि मैंने पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी। और कमलनाथ जी जो कर रहे हैं वो जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी को चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूरे नेता ब्लॉक से लेके विधानसभा से लेके पूरे जिले के नेता उनके आइसोलेट हैं, कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप बता दीजिए कि अमरवाड़ा में कौन निकल रहा है, आप बताइए पांडुला में कौन निकल रहा है, आप बताइए जुनारपुर में कौन निकल रहा है। आरोप प्रत्यारोप, घर में बैठ के सिर्फ हिसाब मांग रहे हैं। अगले चरण की तैयारियों के लिए 29 और 30 अप्रैल को टीकाकरण बंद रहा। 1 मई से टीकाकरण ने वापस रफ्तार पकड़ ली है। मैं आज्ञा जैन, मैं अपनी पहली वैक्सीन लगवा चुकी हूँ। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि हमने ये देखा गया है कि हमारे घर में जिन लोग ने वैक्सीन लगवाए थे उनको संक्रमण का खतरा कम है। इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाइए और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। मेरा नाम चिंतामन ठाकरे है, मेरी धर्मपत्नी करुणा ठाकरे। आप लोगों को अभी कौन सा डोज लगा है? अभी मैंने सेकंड डोज लगाया, मैडम ने भी सेकंड डोज लगाया। मतलब आपके दोनों डोज कंप्लीट है। ये आपका सर्विसमैन है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? नहीं, फर्स्ट डोज में ऐसा हल्का सा बुखार आया है, बॉडी में दर्द हुआ, बाकी वो पैरासीटामोल खाने की बताया हुआ था, वो खाने के बाद बिल्कुल फ्री। कोई प्रॉब्लम कोई नहीं? प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब, आज ये रेस्ट हाउस में आपने 2 बूथ बना दिए हैं टीकाकरण के। एक पहले से चालू था, कोविशील्ड पहले से था, ये कोवैक्सीन वैक्सीन है। कोविशील्ड ज़्यादा लोगों को लगाए, जो कोवैक्सीन है वो फ्रंट लाइन वर्कर रहते हैं, जैसे पुलिस वाले या प्रशासन वाले, इनको लगाते हैं जी। तो आज से क्या है, 1 महीना कंप्लीट हो गया है, इसलिए कोवैक्सीन का हमने स्टेशन नया बनाया है। पहले केवल कोविशील्ड का ही स्टेशन चल रहा है। तो ये मतलब नया बूथ लग गया और हाँ, ये नया। इससे क्या हो गया, कैटेगरिकली वर्गीकृत रूप में लोगों की भीड़ भी नहीं होगी। हाँ, इससे भीड़ भी नहीं होगी और जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड वाला अलग अलग पता चलेगा। उसके अलावा हम जब 18 से जो 45 साल वाले हैं उनको लगेगा, तो एक नया सेंटर, ये जो कमरे बचे हैं उनमें और बनाएंगे उसमें। वैक्सीन को लेकर लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 2 बूथ बना दिए गए हैं। एक कोविशील्ड लग रहा है और एक कोवैक्सीन लग रहा है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप निडर होकर वैक्सीनेशन लगवाइए। टीकाकरण को लेकर जहां एक और अच्छे खासे लोग वाहनों की आड़ ले रहे हैं, तो वहीं 80-90 साल के बुजुर्गों की जागरूकता सभी के लिए उदाहरण है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अपने बेटे के साथ पहुंची 80 वर्ष से ज्यादा की बुजुर्ग मां ने टीके का दूसरा डोज लगवाया। आपका नाम बताइए। कृष्णा कपूर। आपकी एज क्या है? 80 साल। क्या आप सेकंड डोज लगवाने आए थे? हाँ। अभी स्वस्थ है? हाँ। सौसर विधायक विजय चौरे लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतर उपचार व्यवस्थाओं के लिए जुटे हुए हैं। सौसर अस्पताल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए उनके चेहरे पर समाज सेवा की संतुष्टि की रौनक दिखाई दी। आज जो विधायक निधि और जन भागीदारी ऐसे टोटल मिला के 20 लाख रुपए की राशि से यहाँ एक शेड का निर्माण किया गया और बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर जो नीचे रख करके सीधे मरीज के पास ऑक्सीजन पहुँचाने का ये छिंदवाड़ा जिले का पहला प्रकल्प है। मैं बधाई देता हूँ हमारे सभी सौसर वासियों को। ये पहली बार ऐसा प्रयोग करने में आया है कि 80 मरीजों को एक साथ सिलेंडर ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से नीचे से
सीधे मरीजों तक सिलेंडर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। अलग अलग सिलेंडर हर मरीज के लिए पहले रखे जाते थे, अब वो झंझट खत्म हो गई। इसलिए भी मैं शुभकामना देता हूँ कि कोरोना संक्रमण में इतनी बहुत बुरी स्थिति हो रही है और जिसके कारण परेशान हो रहा है हर आदमी, अब इस परेशानी से निजात मिलेगा। 1 मई मजदूर दिवस पर कोरोना की काली छाया के कारण इस बार आयोजन नहीं हुए, लेकिन मजदूरों को पसीना बहाकर मई दिवस मनाते देखा गया। पसीने से जिंदगी की हर सांस कमाने वालों ने ताजमहल भी तामीर किए हैं, तो अस्पताल भी। लेकिन अफसोस, जिस तरह ताजमहल बनाने के बाद मजदूरों के हाथ काट लिए गए थे, तो वहीं आज अस्पतालों में इनके लिए जगह नहीं। लगभग आज से 135 साल पहले दुनिया के मजदूरों ने पहली बार अपने हक और अधिकार की एक लड़ाई जीती थी, जिसमें उन्हें 8 घंटे काम का अधिकार मिला था। जो अधिकार हासिल किए थे, 8 घंटे काम के अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, नौकरी में स्थायित्व का अधिकार, उन्हें छटनी होने पर न्यायालय जाने का अधिकार, इन तमाम सारे अधिकारों को इस कोरोना काल में छीना गया है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने 40 लेबर लॉ को ख़त्म किया था और न्यूनतम वेतन, मतलब वेतन तय करने का अधिकार मालिकों को दे दिया था। यानी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बड़ा हमला और सबसे अधिक अधिकारों में कटौती मजदूर वर्ग में हुई है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब पूरी हिंदुस्तान कोरोना बीमारी से त्राही मच रहा है कि इस देश की सरकार ने मजदूरों के हक में, काम करने वालों के हक में एक भी घोषणा नहीं की है। ये मई दिवस के दिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है वो मजदूर को, काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता से लगाई जाए। आंधी पानी का मौसम शहर में भी देखा गया, लेकिन सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच तामिया पातालकोट क्षेत्र में हवाओं की रफ्तार काफी तेज थी। इतनी तेज कि संचार व्यवस्था के लिए खड़े किए गए स्टील के ऊंचे ऊंचे टावर भी धाराशायी हो गए, जिससे पातालकोट में बसे गांव और समूचे क्षेत्र में संचार व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। चोरी छिपे नियमों को ताक पर रखकर कमाई में जुटे 2 दुकानदारों पर निगरानी टीमों की निगाह पड़ ही गई। दिया तले अंधेरा देखा तो कार्रवाई भी हुई। चौरई में भी अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी के यहाँ छापे नई बात नहीं है। गंदा है पर धंधा है, लेकिन कानून के भी तो हाथ लंबे हैं। इन दिनों ही क्या, व्हाट्सएप जन्म से ही अद्भुत इंटेलिजेंट है। सारी की सारी ज्ञान की वैतरणी व्हाट्सएप वीरों का गहना है। लेकिन रुकिए, यह ज्ञान और इस व्हाट्सएप ज्ञान का प्रैक्टिकल कोरोना काल में मौत के गाल में पहुंचाने की वजह बन सकती है। देखिए, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखने को और सुनने को मिल रही हैं। होम्योपैथी के बारे में भी कुछ दवाइयों के बॉटल्स के सामने लिखा होता है कि ऑक्सीजन कमी होने पर इस दवाइयों की 10 बूंद ले लीजिए और आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, या ये दवाई ले लीजिए तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि ये सारी बातें गलत हैं। किसी भी तरीके की सोशल मीडिया की जानकारी को अपने मरीजों के साथ, अपने परिजनों के साथ और अपने साथ बिल्कुल भी प्रयोग ना करिए। उसके लिए हम चिकित्सक हैं, आपको सही
दवाई की जानकारी आपके लक्षणों के हिसाब से एक चिकित्सक, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो या एलोपैथिक डॉक्टर हो, वो आपको प्रदान करता है। अब होम्योपैथी में ऐसी कोई एक दवा नहीं है कि जिसको हम आपको दे दें या सोशल मीडिया से आप जानकारी ले करके खुद ही उपयोग करने लगें। कभी कभी यह प्रैक्टिकल करना अपने परिजनों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ बहुत जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि यह जो अभी कोरोना का नया स्ट्रेन है वो बहुत जल्दी से, तेज़ी से संक्रमण बढ़ाता है। इसमें 2 से 4 घंटे भी पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आप 2-4 घंटे इन्हीं प्रयोगों में लगा देंगे तो हो सकता है कि जो स्टेटस में पेशेंट था उससे वो और क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरीके के बिल्कुल भी आप प्रैक्टिकल मत करिए। थोड़े भी लक्षण आने पर आप एक कुशल डॉक्टर को दिखाइए, उनके मार्गदर्शन में ही। जो व्हाट्सएप से या गूगल से देख के फेविफ्लू या और भी दूसरी मेडिसिन खा रहे हैं वो गलत है। इसके लिए जब तक डॉक्टर के पास जाके उससे सजेशन नहीं ली जाएगी, जांच नहीं करवाई जाएगी, और उस संबंध में केवल डॉक्टर ही गाइड कर सकता है कि उसको किस टाइप के केस हैं, माइल्ड है कि सीवियर केस हैं, तो उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट का जो गाइडलाइन है वो दिशा तय होती है। यदि कोई भी नहीं मालूम है, फेविफ्लू खा ले या दूसरी मेडिसिन खा ले और मान लो वो सीवियर केस है तो उससे उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है। तो हमेशा ही जो डॉक्टर को बताए गाइडलाइन के हिसाब से और उनके सजेशन से या उनको दिखाने के बाद ही दवाएं लें, तभी फ़ायदा होता है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऐसे ही बिना विशेषज्ञ चिकित्सक के कोई भी दवा खाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें और घर पर ही रहें। इसी के साथ हमें और हमारी BS न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।